हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन संकीर्ण ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। संकीर्ण ऊर्जा क्या थी कि किन्हीं भी दो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया तभी होती है यदि गतिज ऊर्जा की निश्चित मात्रा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए। अर्थात किसी अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक है कि अभिकारक एक निश्चित ऊर्जा रोधिका, जिसे एनर्जी बैरियर कहते हैं, को किसी अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा कहा जाता है। कैसे देखते हैं अपन ग्राफ में, कल अपन ने समझा भी था इसको। अतः ऊर्जा का वह न्यूनतम मात्रा जो अभिक्रिया होने के लिए टक्कर के फलस्वरूप प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहती है। ठीक है। इसका स्रोत गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। यहाँ HCl1 का निर्माण 103 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा मुक्त करता है तथा CH3H बंध के विदलन से 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा यह प्रतीत होता है कि अभिक्रिया के होने के लिए केवल 1 किलो कैलोरी मोल की अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रक्रम द्वारा मुक्त ऊर्जा पूर्ण रूप से अन्य के लिए उपलब्ध नहीं होती। मतलब है कि जैसे HCl के बनने के लिए तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है अपने को? 103 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। और अगर अपन एल्केन के बंध विदलन की बात करें, CH3H बंध विदलन की, तो इसके लिए कितनी ऊर्जा की चाहिए? 1 किलो कैलोरी पर मोल। तो दोनों में 1 किलो कैलोरी पर मोल का ही डिफरेंस आया। ठीक है। तो इसमें कहना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि जितनी ऊर्जा इसमें मुक्त हुई हो सारे के सारे किसी भी अन्य प्रक्रम में काम आ जाए। ठीक है। क्योंकि एक प्रक्रम द्वारा मुक्त पूर्ण रूप से अन्य के लिए उपलब्ध नहीं होती। ठीक है। यदि अभिक्रिया होती है तो संकीर्ण ऊर्जा में अतिरिक्त 4 किलो कैलोरी पर मोल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे कि रिएक्शन देखते हैं अपन, जैसे Cl है, मुक्त मूलक अभिक्रिया होगी। ठीक है। वो CH3H अगर बन के विलयन के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। HCl बनने में कितनी ऊर्जा मुक्त हुई? 103। ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा H प्लस का मान कितना है? +1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है। अतः इस संकीर्ण ऊर्जा का मान यहाँ पर कितना दे देगा? 4 किलो कैलोरी पर मोल के बराबर होगा। ठीक है। अगर अपन देखें इसका एनर्जी डायग्राम, ठीक है, मतलब CH4 और Cl को रिएक्शंस करके CH3 और HCl बनाने में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 4 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगर 4 किलो कैलोरी पर मोल इसके पास एनर्जी है दोनों के पास में, तो ये इस ऊर्जा आरेख को, मतलब जो ये एनर्जी बैरियर देगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। अगर इसकी एनर्जी इतनी नहीं है तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन CH4 और Cl के पास में कितनी एनर्जी होती है? केवल 1 किलो कैलोरी पर मोल जितनी ही एनर्जी होती है। अर्थात इतनी एनर्जी है जिसके कारण ये इस आरे को पार नहीं कर पाते। इसलिए इसको अपन क्या एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं। और आपको पता है जो ये चेन रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन है, अर्थात सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो ये सनलाइट से जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ठीक है, 1 किलो कैलोरी इनके पास है, 4 इनको चाहिए, तो +3 किलो कैलोरी जो है ये उससे एब्जॉर्ब करते हैं और इस एक्टिवेशन एनर्जी के जो बैरियर को इजीली पार कर जाते हैं। ठीक है। और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार मेथेन और ब्रोमीन के बीच में ब्रोमीनीकरण की अभिक्रिया के लिए 18 किलो कैलोरी पर मोल संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे कि वैसा अगर अपन ब्रोमिनेशन की अभिक्रिया देखें, ठीक है, तो ब्रोमिनेशन के लिए कितनी किलो एनर्जी चाहिए? 18 किलो कैलोरी मोल की। ठीक है। अर्थात मतलब है कि अगर एल्केन व ब्रोमीन के पास में अगर 18 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी है तो ये CH3Br HBr के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके पास में एनर्जी इतनी नहीं है, ठीक है, तो ये इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाएगा और केवल रिएक्टेंट में ही बना रहेगा। ठीक है। तब ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अपने को इन्वायरमेंटल फैक्टर से या फिर एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। ठीक है। जब इसका लेवल 18 किलो कैलोरी हो जाता है तब ये इस एनर्जी बैरियर को ईजिली पार करके प्रोडक्ट में अतः CH3 और HBr के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग संकीर्ण ऊर्जा के मान पर निर्भर करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड कर रही हैं? संकीर्ण ऊर्जा के मान पर डिपेंड करती है। यदि संकीर्ण ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है।
अगर संकीर्ण ऊर्जा का मान मतलब एनर्जी बैरियर की जो वैल्यू है वो जितनी कम होगी अभिक्रिया उतनी कम होती है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया को उत्पाद बनाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये अगर एनर्जी बैरियर अगर बड़ा होता है तो अभिक्रिया मुश्किल से संपन्न होती है। परंतु यदि अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा का मान अधिक है तो अभिक्रिया धीमी गति से होती है। अतः मेथेन का क्लोरीनीकरण ब्रोमीनीकरण की अपेक्षा तेजी से होता है। ठीक है, मतलब Cl इजीली अटैच होगा ब्रोमीन की अपेक्षा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शंस करते हैं तो वो ऑलरेडी एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा, जो संकीर्ण एनर्जी एक्स्ट्रा होगी उनके पास में, तो संकीर्ण ऊर्जा के मान तक पहुंचने के लिए उन्हें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो बिना किसी बाह्य माध्यम से ऊष्मा को ग्रहण किए वो संकीर्ण ऊर्जा के जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करके उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण एल्केन का फ्लोरीकरण बहुत तेजी से होता है। एल्केन विभिन्न प्रकार के हेलोजन के निष्कासन के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान निम्न प्रकार होता है। ऐसा अलग अलग से फ्लोरी अगर अपन हेलोजेंस की वैल्यू देखें एल्केन के अंदर एंटर करवाने के लिए, Cl को 4 कैलोरी पर मोल की एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है एक मेथेन अणु के अंदर एंटर करवाने के लिए। वहीं अगर अपन ब्रोमीन की बात करें तो 18 कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो Cl का जो क्लोरीकरण है वो ब्रोमिनेशन से जल्दी होता है। उसी प्रकार अगर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, 1 डिग्री को 1 कैलोरी पर मोल चाहिए, 2 डिग्री को 0.5 और 3 डिग्री हाइड्रोजन को 0.35 कैलोरी पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के कंपैरिजन में अगर अपन ब्रोमिनेशन देखें तो 13 कैलोरी ब्रोमीन की रिक्वायरमेंट होती है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ में कितनी होती है 10 कैलोरी, और 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ में ब्रोमीन को 7.5 कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है। एल्केन के हेलोजनीकरण में बनने वाले एल्किल मुक्त मूलक का स्थायित्व उनकी बंध वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे बंध वियोजन का मान कम होता जाता है, ठीक है, एल्किन मुक्त मूलक के बनने की जो सुगमता है वो बढ़ती जाती है, और कुल मुक्त मूलकों की बंध वियोजन मात्रा का मान निम्न प्रकार होता है। इसका मतलब है कि एल्केन के बंध वियोजन में जितने कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात बंध वियोजन की मात्रा जितनी कम होती है, ठीक है, उसके एल्किल मुक्त मूल्य की जो सुगमता बढ़ती जाती है और उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं वैल्यू के मेथेन है, ठीक है, अगर इसका CH बॉन्ड या ये ब्रेक होता है कार्बन से हाइड्रोजन, ठीक है, तो एक मेथिल मुक्त मूलक बनता है जिसके डेल्टा एच की वैल्यू होती है 103.60 कैलोरी पर मोल। उसी प्रकार एथेन है, एथेन के अंदर जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके अंदर बनता है एथेन बनता है, एथेन मुक्त मूलक बनता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा एच कितनी है 97.60 कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है। उसी प्रकार आइसोप्रोपेन और आइसोब्यूटेन की भी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अतः जैसे जैसे मेथिल मुक्त मूलक CH3 से आइसोब्यूटिल मुक्त मूलक की तरफ जाते हैं तो बंध वियोजन की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आती है और स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो आइसोब्यूटिल मुक्त मूलक है 3 डिग्री वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम है, 1 डिग्री उससे कम है, और CH3 वो सबसे कम स्थायी होता है। ठीक है, इस प्रकार हेलोजनीकरण अभिक्रिया में हेलोजन द्वारा एल्कीन के हाइड्रोजन परमाणु को अपहरण की दर क्या होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3। हेलोजनीकरण अभिक्रिया में मतलब जो हेलोजन को रिप्लेस करेगा, हेलोजन जिसको रिप्लेस करती है सबसे पहले 3 डिग्री को, देन 2 डिग्री, फर्स्ट डिग्री, और लास्ट के अंदर CH3 के जो हाइड्रोजन उसको रिप्लेस करने करती है। मेथेन व एथेन में हेलोजनीकरण पर क्रमशः केवल मेथिल हैलाइड व एथिल हैलाइड ही देते हैं। ठीक है, मेथेन व एथेन में जब अपन हेलोजनीकरण करवाते हैं तो केवल एक तो मेथिल हैलाइड बनता है और एक एथिल हैलाइड बनता है। क्यों? इसका रीजन है कि क्योंकि इनमें सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं, परंतु प्रोपेन और आइसोब्यूटेन में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अतः प्रोपेन में 6 प्राथमिक हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 द्वितीयक परमाणु, मतलब 6 तो होते हैं 1 डिग्री, और 2 जो द्वितीयक होते हैं वो द्वितीयक मतलब क्या होते हैं, सेकेंड डिग्री परमाणु होते हैं। इस वजह से अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH3 दे रखा है प्रोपेन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन करवाएं रिएक्शन, ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर 1 डिग्री यहाँ पर एल्कोहल यहाँ से रिप्लेस, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है तो बनता है 1 क्लोरोप्रोपेन, कितना होता है 44% होता है।
ठीक है। और अगर यहाँ पर अपन 2 क्लोरोप्रोपेन बने मतलब सेकंड वाला यहाँ से सेकंड हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है। तो देखिए कि सेकंड क्लोरो जो प्रोडक्ट है वो 2 क्लोरोप्रोपेन है, 56% बनता है। तो सिलेक्टिविटी के साथ साथ रिएक्टिविटी भी ये शो करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोपेन के क्लोरीकरण में 2 क्लोरोप्रोपेन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ उत्पाद का बनना मध्यवर्ती मुक्त मूलक के स्थायित्व पर निर्भर करता है। 1 क्लोरोप्रोपेन में प्राप्त मुक्त मूलक के द्वारा तथा सेकंड क्लोरोप्रोपेन में द्वितीय मूलक मुक्त मूलक बनता है, ठीक है। जब अपन 1 क्लोरोप्रोपेन की बात करते हैं तो उसके अंदर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनता है, जबकि 2 क्लोरोप्रोपेन के अंदर 2 डिग्री बनता है। और अपने को पता है कि 2 डिग्री जो मुक्त मूलक है फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री के, ठीक है। चूँकि द्वितीय मुक्त मूलक की संकीर्ण ऊर्जा का मान प्राथमिक मुक्त मूलक की अपेक्षा कम होता है, अतः द्वितीय मुक्त मूलक का स्थायित्व अधिक होने से अधिक मात्रा में प्रोडक्ट भी वही बनाएगा, ठीक है। एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु की क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा विस्थापन की दर निम्न प्रकार होती है, ठीक है। जैसे क्लोरीन के द्वारा देखते हैं, क्लोरीन की अगर को देखें तो 5.0 होती है 3 डिग्री को रिप्लेस करने के लिए। 3.8 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है 2 डिग्री को, और 1 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है 1 डिग्री को रिप्लेस करने के लिए। उसी प्रकार ब्रोमीन के भी दे रखे हैं। इन मानों से एल्केन के हाइड्रोजनीकरण में प्राप्त समय विवि का उत्पादों का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्रोपेन के क्लोरीनीकरण पर 1 क्लोरोप्रोपेन तथा 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होते हैं। जैसे दे रखा है कि कोई भी CH3 CH2 CH3 है Cl2 है, तो एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, एक 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। अतः अगर अपन यहाँ उत्पादों की दर की बात करें तो 1 क्लोरोप्रोपेन के अंदर क्या होता है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ठीक है। 2 क्लोरोप्रोपेन में अपॉन 2 डिग्री परमाणु की संख्या इंटू 1 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता और अपॉन 2 डिग्री हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता, यह उत्पादों की मात्रा का अनुपात है, ठीक है। अगर अपन 1 क्लोरोप्रोपेन की अवगन को रिएक्टिविटी देखनी है और सिलेक्टिविटी देखनी है तो अपन 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात करेंगे उसकी संख्या की और उसकी अभिक्रियाशीलता की, और 2 क्लोरोप्रोपेन की बात करें उसका आपको कंपैरिजन करना है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या और 2 डिग्री अभिक्रियाशीलता की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए कि 1 डिग्री के अंदर कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 6 हैं, ठीक है। 2 डिग्री कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर। देखिए इसके अंदर देख सकते हैं अपन कि यहाँ पर ये है 1 डिग्री, ये दोनों ये हो गए 6, और 2 डिग्री कितने हैं यहाँ पर, केवल 2 है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर 6/2 लिख दिया, ठीक है। अब 1 डिग्री की अभिक्रियाशीलता यहाँ पर 1 है, जबकि 2 डिग्री कितनी दे रखी है 3.8 के करीब है। तो अपन अगर इसका देखें रेशियो तो कितना होता है 6/7.6, अतः 1 क्लोरोप्रोपेन तथा 2 क्लोरोप्रोपेन 6.7.6 अनुपात में बनते हैं। इनकी प्रतिशत मात्रा को निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि 1 क्लोरोप्रोपेन की प्रतिशत मात्रा अगर अपन निकालनी है तो अपन निकाल सकते हैं कि 6 है, और टोटल इसकी कितनी है, दोनों की 6 + 7.6 है, इंटू 100 करें तो 44 आता है। वही अगर अपन 2 क्लोरोप्रोपेन का देखें तो कितना है 56% की अमाउंट के अंदर ये बनते हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।